हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, अब हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें आगे पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, किसके रेस्पेक्टिव निकाली जाती है। वन एटॉमिक मास यूनिट की, वन एएमयू की वैल्यू क्या होती है, एटम क्या होता है, किस एटम का हमने उसका वेट निकालने के लिए किस एटम का रेफरेंस लिया था, कार्बन 12 का लिया था, क्यों लिया था ये भी देखा। एक एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, कार्बन 12 का मास कितना होता है, और एक एएमयू 1/12 ऑफ द वेट ऑफ द कार्बन 12 एटम के बराबर होता है, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको बताया था कि यू यूनिट और आपके ग्राम पर मोल, इनकी वैल्यू न्यूमेरिकली एक ही होती है, बस यूनिट थोड़ा अलग अलग होती है। ग्राम पर मोल एक मोल के बारे में बात करती है और यू या एएमयू केवल एक एटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको मोलिकुलर वेट भी बताया था कि मोलिक्यूल्स क्या होती हैं, जो एक एटम आपके कंबाइन होकर आपस में, सम टोटल एटम जो आपके कंबाइन करके आपस में रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, दो तरह से हो सकते हैं, तो सिमिलर टाइप के मोलिक्यूल या डिफरेंट टाइप का मोलिक्यूल हो सकता है। आई समय से मोलिक्यूल आपके सिमिलर टाइप के ही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं हम। तो मोलिकुलर वेट भी हमने देखा था कि मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं रिलेटिव मास के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बोलते हैं हम इसे, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे हम एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं। देखो, सबसे पहला हमें ये समझना जरूरी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बारे में तो बात कर नहीं रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में। अब एटम के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी रिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे एटम के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें मतलब एक से ज्यादा ऐसा एटम जो अलग अलग प्रॉपर्टीज पर एक से ज्यादा तरह के मासेस की वैल्यू शो करता हो। इनडायरेक्टली मैं आपको बोलना ये चाहता हूं कि आपको जो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है या एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो एप्लीकेबल होता है आपके आइसोटॉप्स के ऊपर। किसके ऊपर, आइसोटॉप्स के ऊपर। आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है उनका, सेम होता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा उनका, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है बात, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप उन एलिमेंट को बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। एटॉमिक मास को या मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, A से। आई बात समझ में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो जो एक दूसरे के भाई बहन हो, जैसे कि एक दूसरे के भाई बहन हो गए। जैसे कि आपको हमने कार्बन 12 के बारे में बात करें तो कार्बन के कितने भाई बहन है, 3 भाई बहन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 की जो परसेंटेज है वो 98% होता है, कार्बन 13 आपके, कार्बन 14 आपके 1% होता है, और कार्बन 13 होता है आपके 2 × 10⁻⁻12। आई बात समझ में, ये वैल्यू इसकी होती है। ये इनका नेचर में जिस वैल्यू से ये एग्जिस्ट करते हैं, ये वो वैल्यू है जो इनके अबंडेंस है, वो ये वैल्यू वो है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप है, मतलब कार्बन के 3 भाई बहन है, कार्बन के 3 फॉर्म है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। देखो, जब हमने एटॉमिक मास, जब हमने एटम के बारे में स्टडी कर रहे थे, जब हम एटॉमिक मास निकाल रहे थे, उस टाइम तक हमें केवल कार्बन 12 का ही पता था, और चूंकि नेचर में इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा थी, 98% था, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने इसको क्या बनाया, सरदार बनाया उन लोगों का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी एटम का क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन जब बाद में इसके आइसोटोप डिस्कवर हो गए, तो उस कंडीशन में इसके अलावा जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 भी है और 37 भी है। ठीक है, जैसे कि उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट है, बेरियम है, आपके सॉरी बोरोन है, बोरोन का 10 भी है, बोरोन का 11 भी है। तो ये अलग अलग आइसोटोप बाद में डिस्कवर हुए, तो उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। भाई हम कार्बन, अगर हम केमिकल प्रैक्टिकल के दौरान वैल्यू हम देख रहे हैं 13 ले रहे, 14 ले रहे, तो हम वैल्यू एग्जैक्ट रिलेटिव क्या रखें, जिससे हमारी कैलकुलेशन लगभग आसान सी रहे, किसी कैलकुलेशन पे कोई ज्यादा भारी डिफरेंस देखने ना मिले। ठीक है, तो उसी चीज को आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसका नाम क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास या कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। राम का कॉन्सेप्ट था भैया, RAM। ये राम का कॉन्सेप्ट है और आम का भी कॉन्सेप्ट है।
है नहीं है, डबल ए एम, आम का भी कॉन्सेप्ट है, राम का भी कॉन्सेप्ट है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये किसके लिए लगाया गया, ये आइसोटोप के लिए लगाया। आइसोटोप वे केमिकल होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, वे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो अब आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना पड़ता भाई, कुछ नहीं करना पड़ता। बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है कि जैसे कि ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 है, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन 12 की अबंडेंस कितनी है, इस कार्बन 12 की अबंडेंस कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करनी होती है कि वो अबंडेंस किसकी है। मतलब कार्बन 12 है तो कार्बन 12 है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन कौन सा 12 से मल्टीप्लाई 12 इंटू 98 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपको जो एटॉमिक नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है उससे मल्टीप्लाई करनी होती है अबंडेंस की। उस पर भाई कॉन्सेप्ट तो आइसोटोप है इसलिए एलिमेंट का नाम तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब जब एटॉमिक मास उनका डिफरेंट हो गया तो जो उनका एटॉमिक मास है उससे उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके उसको 100 से डिवाइड किया जाता है। तो ये वैल्यू किसकी आती है, वैल्यू आती है रिलेटिव एटॉमिक मास की। लेकिन ये तो केवल 12 के लिए हो गया। इसी तरह क्या ले लो, 13 के लिए ले लो, 13 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 100 ले लो। उसी तरह आप ले लो 14 इंटू 1/100 ले लो, ठीक है। अगर मैं इसे ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू सॉल्व कर दूं तो इसका आंसर आता है 12.01 के आसपास। क्या आता है, 12.01, ठीक है। कुल मिला के रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं अगर जनरलाइज वे में लिखता हूं तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि एटॉमिक मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अबंडेंस। एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट, अगर हमने एलिमेंट ए मान लिया और उसकी अबंडेंस मान ली, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ एटम बी, एलिमेंट बी का एटॉमिक मास, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या, उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास का या एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। इसी वजह से हम कार्बन को जनरलाइज वे में सभी जगह पर, चूंकि अब जब हमने कैलकुलेट करके देखा, कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा तो कार्बन को हमने जनरलाइज वे में देखने के बाद में हमारे पास वैल्यू आई 12.01 की। इसीलिए कार्बन को हम सब जगह क्या वैल्यू रख लेते हैं, 12 रख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, 12 है। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन देखा था नीट के अंदर। पहले नीट जो है करता था पुराने टाइम में, वो होता था सीबीएसई पीएमटी के नाम से। किसके नाम से, सीबीएसई पीएमटी के नाम से। उसके बाद में ये जो बना, ये बना आपके AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बना। और अब ये क्या है, अब ये नीट है, नाम ही चेंज हुआ, बाकी कोई चीज चेंज नहीं हुई। तो नीट के अंदर चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं बताता हूँ कि नीट के अंदर को क्वेश्चन कहाँ गया। वो क्वेश्चन मुझे देख लेने दो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन है कि बोरोन B10, ठीक है, और B11। बोरोन के बारे में दे रखा था कि B10 था और B11 था। B10 की परसेंटेज 19% थी और B11 की अबंडेंस कितनी थी, 81% थी, ठीक है। तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करो बोरोन का कितना है, B फॉर बोरोन, ठीक है। अच्छा बोरोन का रिलेटिव एटॉमिक मास आप कितना लेते हैं, 11 लेते हैं। लेकिन क्यों लेते हैं वो आज आपको समझ में आएगा। मतलब आप ले रहे हैं उस चीज़ को, ऑलरेडी पहले से ही ले रहे हैं, लेकिन किस तरह से आया वो चीज़ हम पहले देखेंगे। अच्छा हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का परसेंटेज हमने क्या निकाला था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाला था क्या, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाई उसकी अबंडेंस से और प्लस ऐड करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ बी से और मल्टीप्लाई बाई उसकी अबंडेंस से। ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। एटॉमिक वेट कितना है, 10 है, और 10 वाले एटॉमिक वेट की अबंडेंस कितनी है, 19% है, मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक वेट कितना है, 81 है, और इसे मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 11 से करेंगे, और डिवाइड किससे करना है, 100 से करना है, ठीक है। अच्छा 19 10 जा 119 और 81 में 11 ही कम 11 का एक का हासिल लगाए, 11 88 और एक 89, 891 अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। इसे ऐड करेंगे, कैसा आएगा, ये 1 आएगा, 9 9 9 18 का 8 का हासिल लगा, एक 281, कुछ गड़बड़ कर दी गया, 8 और 1 9 और 1 10 आ गया, 10 आ गया, 1081 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10.81। और 10.81 नियरली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपके
11 के आसपास। इसीलिए बोरोन का जो रिजल्टेंट जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या लेते हैं, 11 लेते हैं। एग्जैक्ट बोरोन का रिलेटिव एटॉमिक मास 10.81 होता है, लेकिन जनरलाइज वे में आप सभी का क्या ले लेते हैं, 11 लेते हैं। ये आपके सीबीएसई पीएमटी के अंदर, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखो ये लड्डू सा क्वेश्चन है, रिलेटिव एटॉमिक मास इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास? अरे कुछ नहीं भैया, जो एटॉमिक वेट, जो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके ऊपर लगाएगा, आइसोटोप्स के ऊपर लगाया। एवरेज एटॉमिक मास किसका कॉन्सेप्ट है, ये आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट है। अब आइसोटोप के ऊपर लगाया जिनका एटॉमिक वेट्स डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, ओ सॉरी, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो जो उनके आइसोटोप्स होते हैं उनके अलग अलग एटॉमिक मास को उनकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना, ये जो रेशियो कहलाया जाता है, इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ये भी सीबीएसई पीएमटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि हमारे पास में कोई एक एलिमेंट दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक एलिमेंट दे रखा जिसकी वैल्यू क्या है, x200 है, और इसका एटॉमिक मास क्या है, x एलिमेंट है कोई भी, उसका एक आइसोटोप है x200 और उसकी अबंडेंस कितनी है नेचर में, 90% की है। दूसरा आइसोटोप क्या है, x199 का, इसकी अबंडेंस कितनी है नेचर में, 8% की है। तीसरा आइसोटोप क्या है, x302 का, देखो गैप आया 302 का, और इसके अबंडेंस नेचर में कितनी है, 2.0% है। ठीक है, तो आपको इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। क्या बताना है, रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं, बड़ा आसान है। अब हमने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास किसके ऑलमोस्ट इक्वल देखने मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो खैर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हमने देखा। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए कि किसी भी उसका जो एटम ए है, ये एक्स का, ठीक है, x200 का वेट, यानी x एलिमेंट का जो वेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट, वो एटॉमिक वेट कितना 200, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी अबंडेंस से, प्लस 199 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी अबंडेंस से। 8 आ गया, इसे मिटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो समझ में आ गया होगा। उसके अलावा तीसरा क्या आ गया, 302, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, 100 से। सॉल्व करो, 9 दूनी 18, 18,000 प्लस 8 नम 72 का 2 का हासिल लगे 7, 8 नम 72 और 7 7 79, कैरी 7, 8 1 जा 8 और 7 15, प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4 0 6, डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ऐड कर दो, 4 और 2 6, 0, 6 का 6 आ गया, 0 ले लो, 9, फिर यहाँ पर 9 आ गया। उसके बाद में 6 और 5 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2, फोर्थ डिजिट आ गई ना, 1 और 1 2, और यहाँ पर फोर्थ आ गया 10, ये 8। ठीक है, 1 2 3 डिजिट हो गई, 4 2 6, उसके बाद में 9 एज इट इज आ गया। तीसरी डिजिट है 6 और 5 11, यहाँ पर तीसरी डिजिट 0, 11 का 1 का हासिल लगा 1। चौथी डिजिट में 1 और 1 2, और 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, और पांचवी डिजिट में आ गया 2 और 1, ओ सॉरी 1 और 1 2, डिवाइडेड बाई 100, यानी किसके इक्वल आ गया, 201.96, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 201.96। अच्छा, ऑप्शन में आपके शायद 202 दे रखा था, तो ये वैल्यू नियरली किसके इक्वल आ गई, 202 आ गई। तो ये एलिमेंट एक्स चाहे कोई भी हो, हमें बस उसका एटॉमिक मास दे दो। हमें एलिमेंट का क्या चाहिए, एटॉमिक मास चाहिएगा, और एटॉमिक मास के साथ साथ उसकी अबंडेंस चाहिएगा। उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर देंगे। हमें नहीं पता एक्स एलिमेंट क्या है, लेकिन हमें पता कि एक्स एलिमेंट ये जो भी है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 201.96। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 202 हो गया। क्लियर है बात? ये तो था आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और है किसका, फॉर्मूला मास का। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑलमोस्ट एक ही चीज है, सभी चीजें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। अगली पॉइंट क्या आ गई, अगला पॉइंट आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट, सॉरी फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में फॉर्मूला मास भी क्या है, ये भी एक तरह का मॉलिक्यूलर मास ही है। ठीक है, क्या है, ये भी एक तरह का मॉलिक्यूलर मास ही है, लेकिन बट ओनली फॉर, केवल किसके लिए, ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए।
मॉलिक्यूलर मास आपको जो है वो सभी तरह के मॉलिक्यूल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला मास आप केवल और केवल आयनिक कंपाउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्क किस चीज का, कोई फर्क नहीं है। कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, एटॉमिक वेट को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके उसका सबमिशन करेंगे, रिजल्टेंट यानी मॉलिक्यूलर मास को हमने अगर आयनिक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम आयनिक कंपाउंड में किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम आयनिक कंपाउंड के अंदर निकाले तो हमने क्या बोल दिया, फॉर्मूला मास बोल दिया, और कोई नई चीज कुछ नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, देखो होता क्या है एक्चुअल में, जो आपके आयनिक कंपाउंड है, जो आपके आयोनिक कंपाउंड है, वे नॉर्मल सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब जिसके पास में क्या होते हैं, जिसके पास में कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या है, जिसके पास में क्या है, कैटायन है और एनायन है। और ये जो आयनिक कंपाउंड है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में इनका 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। और इस 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनका क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, निकलेगा ऐसे ही जिस तरह है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूं। आयनिक कंपाउंड जिनके अंदर कैटायन और एनायन होता है, और 3D स्ट्रक्चर जो होता है उसमें स्पेशलिटी होती है कि कैटायन को कौन सराउंड करता है, कैटायन सराउंड बाय एनायंस एंड एनायंस सराउंड बाय कैटायन। और जितने जितने नंबर में इसे ये करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में NaCl आ गया, NaCl में आयन सोडियम प्लस Cl नेगेटिव हो गया। अब एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहेगा। ये पॉजिटिव आयन है, ये लो, ये एक सोडियम 1 क्लोराइड 2 क्लोराइड 3 क्लोराइड 4 क्लोराइड 5 क्लोराइड 6 क्लोराइड, ठीक है। एक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा रहेगा, उसी तरह एक क्लोराइड का मॉलिक्यूल भी 6 सोडियम के एटम से घिरा रहेगा। और ये जो 6 नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इसका कोई यूज है क्या? इसमें कोई यूज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। NaCl को ये तो बस केवल हमने नई टेक्निकल टर्म दे दी कि इसे हमने क्या बोला, इसे हमने फॉर्मूला मास बोला, जो केवल आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला मास लिखेंगे। तो जो आपका NaCl है, अब बताओ उसका फॉर्मूला मास कितना हो गया। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भैया, 20। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक वेट कितना हो गया, 23। क्लोराइड का कितना हो गया, एवरेज एटॉमिक मास 35.5, तो कितना आ गया, 58.5। कोई नई कहानी है क्या? नहीं है। अरे सर, ये तो हमने ऐसे ही निकाला जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला। बिल्कुल निकाला, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जनरलाइज वे में सबके लिए है, और स्पेशल वेस में जब आप मॉलिक्यूलर मास किसके लिए निकाल ले, आयनिक के लिए निकाल ले, तो उस आपने उस पर वो ना बोल के क्या बोल दिया, फॉर्मूला मास बोल दिया। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला मास और कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या हो चुका है, खत्म हो चुका। अब मैं आपको इसमें देखो 11th का मैंने अगर NCERT के अकॉर्डिंग में बात करूं तो मैंने आपको बहुत पोर्शन छुड़वा दिया था। वो जो बेसिक सा पोर्शन है, जैसे कि इसकी ब्रांच क्या है, बेसिक सी केमिस्ट्री की ब्रांच क्या है, जो बेसिक कैलकुलेशन है, ये जैसे कि लॉज वगैरह हो गए, ठीक है। हालांकि लॉज को मैं पढ़ाने वाला था, इसके बाद में मैं लॉज लेना चाहिए था। हालांकि मुझे लॉज जो है वो एटॉमिक थ्योरी से पहले लॉज लेना चाहिए था, डाल्टन की एटम को एक्सप्लेन करने से पहले। लेकिन कोई नहीं, मैंने सोच लिया था ये जो है कॉन्सेप्ट के बाद में मैं आपको लॉज वगैरह पढ़ाऊँ। 5 तरह के लॉ होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन में जो भी जितने भी लॉ होते हैं उन सभी को मैं करने के लिए वो आपको अब पढ़ाने वाला था। लेकिन 1-2 बच्चों के जो मैसेज आए, उन्होंने बोला सर आपने NCERT का काफ़ी पोर्शन जो है वो छुड़वा दिया है, और आप प्लीज़ वो पोर्शन कवर करा दें जिससे हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो हम इसके बाद में हम क्या करें, जो हमने पीछे का पोर्शन NCERT के अकॉर्डिंग छोड़ के चले थे, बेसिक ही है, इतना बेसिक है वो ऑलरेडी मैं वैसे बीच बीच में ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन बेसिक है वो आप थोड़ा सा 11th में आए हैं अभी, तो मैंने इसी वजह से करके स्किप करा दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आई रियलाइज इट, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं अब आपको वो ये तो यहाँ तक समझ में आ गया इसमें, हालांकि बेसिक की उसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और बीच बीच में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेसिक, और पहले लेक्चर में भी शायद मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर रखते हैं। इसके बाद में हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट। क्या आता है? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में समझाने वाला था, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले क्या समझिए, उससे पहले आप समझिए कि जो इसका इस चैप्टर का जो बेसिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ ही रहे थे भैया कि केमिस्ट्री में हम इंटरेक्शन देख रहे थे, किसका, केमिकल्स का इंटरेक्शन देख रहे थे, ठीक है। और हम एक चीज की बात करते हैं कि जो भी सब्सटेंस जिसे आप अपने आपके कितने सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है,
ठीक है। पांचों सेंस ऑर्गन में से अगर कोई भी सब्सटेंस जिसे आप फील कर पाए, देखो ऐसी डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई होगी, आई एम श्योर, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आप मैटर की एक ही डेफिनेशन जानते हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास। जैसे ये है मेरे पास में डस्टर है, ये कुछ जगह घेर रही है और इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये क्या हो गया, ये एक मैटर हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करके बताता हूँ, मैटर इसके अलावा भी क्या होता है, और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उनमें से अगर किसी भी एक सेंस ऑर्गन से आप उस चीज को फील कर पाए, देख कर पाए, मतलब आप किसी चीज से कोई भी एक सेंस ऑर्गन उस चीज की मौजूदगी का एहसास आपको करा दे, जैसे हवा है, क्या हवा मैटर नहीं है? एयर बिल्कुल मैटर है, एयर मैटर है, वो ऑक्यूपाई स्पेस भी है, मास भी है उसका, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन हम फील कर सकते हैं, हवा नहीं है तो हवा एक मैटर हो गया। यानी आपके 5 सेंस ऑर्गन है, आंख, नाक, कान, मुंह और स्किन, ठीक है। आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 तरह के, पांचों सेंस ऑर्गन में से अगर कोई भी एक उसको आपको फील करा दिया, महसूस करा दिया, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मैटर है। आई बात समझ में? सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब मैटर को तो आपको पता लगे कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। अगर मैं मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मैटर के क्लासिफिकेशन को मैं 2 पोर्शन में क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है। मैटर का क्लासिफिकेशन मैं 2 तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं, एक होता है मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है मेरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मतलब मैं मैटर को उसकी स्टेट्स पर, मैटर की जो स्टेट्स हैं उसके आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है मेरा सॉलिड, एक होता है मेरा लिक्विड और एक होता है मेरा गैस, ठीक है। 3 तरह की चीजें हैं मैटर की। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर की 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, ठीक है। सॉलिड का मतलब ये हुआ कि जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हुआ, क्या हुआ, डेफिनेट तो वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम भी क्या हुआ, फिक्स हुआ, एंड उसका साइज भी क्या हुआ, वो भी फिक्स है। अब सॉलिड है, अब ये है, ये क्या है, ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होने का, इसका साइज नहीं चेंज होने का, इनकम्प्रेसिबल भी है एक तरह से, तो ये क्या हुआ, ये सॉलिड हुआ। तो सॉलिड वो जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है और जिसका साइज भी फिक्स है, वो क्या है, वो आपका सॉलिड हो गया। जिसका साइज, जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है, जिसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप या साइज फिक्स नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। सर शेप फिर कैसी होगी? अरे भैया जी वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी, लेकिन शेप जिस बर्तन में आप उसे डालोगे, जिस चीज में आप उसे रखोगे, तो वो उसी की शेप अटेंड कर लेगी। 1 लीटर पानी आप ग्लास के अंदर रखिए, 1 लीटर पानी आप एक पतीले के अंदर रखिए, 1 लीटर पानी आप जो है बोतल के अंदर रखिए, जिस तरह बोतल की शेप होगी पानी की भी वैसी शेप हो जाएगी, जिस तरह ग्लास की शेप होगी पानी की भी वैसी शेप हो जाएगी, जिस तरह किसी पतीली की शेप होगी ऐसी उसी की शेप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड वो जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है, वही रहेगा तो 1 लीटर ही वो, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लिक्विड बोलते हैं। और गैस का तो भाई साहब ना तो वॉल्यूम ही फिक्स है और ना क्या है, ये इसकी शेप ही फिक्स है। ये जिस कमरे में होती है, जिस जगह पर होती है, उसी के वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है और उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेती है। आपका रूम है, रूम क्यूबिकल है, तो आपका रूम जो है क्यूबिकल है, तो क्यूबिकल वॉल्यूम हो जाएगा उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उसी गैस को आपने निकाल कर कहाँ भर दे, किसी और उसके अंदर डाल दो, मतलब जिसकी भी कंटेनर में आप उसको रखोगे, शेप तो एक्वायर करेगा ही करेगा, लेकिन जो वॉल्यूम पूरा उस कंटेनर का होगा उसे भी एक्वायर कर लेगा। यानी आप उसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका वॉल्यूम के साथ साथ आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपके लिक्विड हो गया। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर आपका मैटर 3 तरह से हो सकता है। मैटर को आपने क्लासिफाई कर रहे हैं, पहले फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर आपका, तो मैटर को आप 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड वो जिसका वॉल्यूम भी और जिसकी शेप और साइज भी फिक्स होता है, लिक्विड वो जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, गैस वो जिसका ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स होती है। आई बात समझ में? ठीक है, अरे क्लियर है भैया? ठीक है भैया, यहां तक के बात समझ में आई। अब ये सभी के सभी जो स्टेट है, तीनों की तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे इंटर कन्वर्टिबल होती है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपके सॉलिड, चलिए ये हो गई आपका लिक्विड, ठीक है, और ये हो गया आपको गैस। चलिए बेसिक सी चीज बताइए, अगर आपको किसी सॉलिड से, अगर आपको किसी लिक्विड से किसी चीज को, सॉलिड है, पानी है एग्जांपल आपका लिक्विड है, ठीक है, चलो मैं H2O पानी के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अगर पानी को आपको सॉलिड बनाना है, पानी लिक्विड नेचर का है, तो पानी को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। पानी को और आपको सॉलिड बनाना है, मतलब बर्फ बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे फ्रीज करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। यानी जब आपको लिक्विड फेज से किसी की सॉलिड फेज में जाना होगा, तब आपको क्या करनी पड़ेगी, फ्रीजिंग करनी पड़ेगी, उसको जमाना पड़ेगा,
ठीक है। और अगर पानी को, सॉलिड बर्फ को आपको पिघलाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। तो यानी ये लो, यानी सॉलिड और लिक्विड की वो कंडीशन जिसमें आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग और मेल्टिंग। लिक्विड को आप फ्रीज कर दोगे वो सॉलिड हो जाएगा, और आप जो है वो सॉलिड को मेल्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड को आपको गैस बनाना है और गैस को आपको लिक्विड बनाना है। जब आपको लिक्विड को गैस से क्या बनाना है, लिक्विड बनाना होता है, जब आपको गैस से लिक्विड बनाना होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यानी फ्रीजिंग और कंडेंसेशन ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं, ठीक है। जब आपको गैस से लिक्विड बनाना होता है उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब आपको लिक्विड से गैस के अंदर जाना होता है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म के अंदर जाना होगा तो आप उसे बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है भैया। तो चार चीजें समझ में आई, एक हो गया आपका फ्रीजिंग, एक हो गया आपका मेल्टिंग, एक हो गया आपका कंडेंसेशन और एक हो गया आपका वेपोराइजेशन, ठीक है। अब उसके अलावा जब आपको किसी भी गैस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, जब आपको किसी भी गैस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना होगा या सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जब आपको सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। और जब आप गैस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे उसे बोलेंगे आप डिपोजिशन। तो कितने प्रोसेस आ गए आपके सामने, 6 प्रोसेस आ गए भैया। कितने आ गए, 6। अगर आपको सॉलिड को लिक्विड, फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग सॉलिड को अगर आपको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको उसे फ्रीज करना, सॉरी यार गलत बोल गया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको उसे मेल्ट करना होगा। अगर आपको लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको उसको फ्रीज करना होगा। यानी यहाँ पर आपने टेम्परेचर में फर्क किया नहीं किया, चेंज कर दी कंडीशन। अगर आपको लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसे वेपोराइजेशन बोलेंगे, और गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करा तो उसे कंडेंस करके तभी तो लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। एलपीजी होती है ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बढ़ा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम की जो गैस होती है उसे हमने लिक्विफाइड कर दिया, यानी क्या कर दिया हमने, उसे क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। गैस को कंडेंस करने के बाद में क्या बन गया, वो लिक्विड बन गया, ठीक है। अब क्या करता, अगर आपको सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर जाना है उसे सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस से अगर आपको डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है किसी चीज को तो आप उसका क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। तो ये आपके 6 प्रोसेस थे यहाँ पर, फिजिकल प्रोसेस, जो कि क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में हम केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कितनी ड्यूरेशन हो गई, ड्यूरेशन लगभग आधा घंटा 26-27 मिनट हो चुकी है। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो हमने छोड़ा उसे हम कवर करके हुए चलेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो मैं ऐसे स्किप कर गया था क्योंकि मुझे लगा था शायद इतना बेसिक आपको आता होगा, और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि 11th में मुझे भी नहीं आता था। ये सारी चीज़ें मैंने 12th के बाद सीखी हैं। आई बात समझ में, जो भी मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री अपनी सीखी है वो 12th के बाद सीखी हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं उनका जिनका योगदान रहा बाद में मुझे चीज़ें सिखाने में। 11th-12th में इतनी चीज़ें नहीं सीख पाया था मैं, हालांकि 11th-12th में भी मेरे साथ में टीचर्स ने बहुत मेहनत की मुझे सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक नहीं समझ पाया था, केवल चीज़ों को फील नहीं कर पाया था उस टाइम पे। 12th के बाद में मैं इन चीज़ों को सीखा, इन चीज़ों को फील किया, और इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, और अगर आता है तो अच्छी बात है। आप इसे सुनिए, बेसिक समझ के स्किप मत करिए, डबल स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी आता है तो इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ क्या पढ़ा, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। मैटर को हमने फिजिकल और केमिकल 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर हम देख चुके हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि उस केमिकल को हम सेपरेट आउट, अलग अलग सेपरेट आउट करने की ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर, ठीक है, क्या आप उसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं उसे या नहीं कर सकते, इस आधार पर हम अगला क्लासिफिकेशन केमिकल वाला करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को देखिए, देखकर समझिए। अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके स्कूल में आसपास आपके दोस्त रिश्तेदार जितने भी घर के अंदर 11th क्लास के अंदर हैं, आप सबको दिखाएं वीडियो, ठीक है। फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। क्लियर है, चलिए खैर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।